दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 24। 24 इज दैट इन माई यंगर डेज, जब मैं जवान था, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था 5 माइल्स एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी काम को एक बार शुरू करते हैं, मतलब एक ही बार में। जैसे आपने भागना शुरू किया तो आप एक ही बार में भागकर कितनी देर बाद रुक सकते हैं, एक ही स्ट्रेच में। मैं अपने यंगर डेज में मैं दौड़ सकता था 4 माइल्स एक स्ट्रेच में। नो एरर है, यंगर डेज सब लोग समझ के जब मैं यंग था। और यहाँ पर कुड पास की बात कर रहा है, कैन का पास कुड है, तो नो एरर है, सेंटेंस एकदम मिस्टेक फ्री था। 4 माइल्स इज द राइट, एक ही बार में एट अ स्ट्रेच। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट इज ऑनेस्ट। दोस्तों आज के बाद कहीं पर भी अगर आप एज वेल एज देखते हैं, क्या देखते हैं? एज वेल एज, टुगेदर विथ, और दोस्तों यही नहीं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ध्यान समझिए बहुत अच्छा है, इन एडिशन टू। और दोस्तों कहीं पर भी आज के बाद आप लोग विद देखते हैं तो इनमें कंजंक्शंस में ये सारे चारों ही कंजंक्शन है, एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। तो इन चारों कंजंक्शन में आप लोग सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर दोस्तों प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट से यहाँ लेना देना नहीं है। एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है? द ओनर, और द ओनर सिंगुलर है तो यहाँ इजी मैंने लगाया वर्ब। मैंने कहा एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और यही नहीं दोस्तों विद, टुगेदर विद, इनके साथ जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। नो एरर, राइट आंसर होगा डी। सॉरी फॉर दैट, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी है, ये आपका सी पार्ट था, और ये जो नो एरर है ये आपका डी पार्ट है। तो डी पार्ट में एरर है, नो एरर फाइनली। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, चिल्ला रहा है, किस पर चिल्ला रहा है भैया? मिल्क पर लड़ाई कर रखी है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, किस पर चिल्ला रहा है? दूध पर चिल्ला रहा है, मतलब बेकार की चीजों पर चिल्लाना। जैसे पास्ट में कोई मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को अब आप बता रहे हैं जिसको आप ठीक ही नहीं कर सकते, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड द मिल्क, सॉरी यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में होना था, है ना, और उसकी शिकायत अब कर रहे हैं लेकिन उसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। पास्ट में कोई लॉस हो गया है जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता और आप उसको अब बोल रहे हैं, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू मच इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासु, एक ऐसा पर्सन जो बहुत जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु समझते हैं? जैसे ये ना किसी भी चीज़ को जानने का बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, तो उसको हम लोग इनक्विजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इनक्विजिटिव बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो गया। व्हेन समथिंग इज डन बैडली, बिल्कुल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। डीलिंग विद ए प्रॉब्लम ओनली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, नहीं। राइट आंसर ए है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 27, कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड सब लोग जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो ऑयल, उसको ही कट कर लिया आपने, है ना। कट द मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को आपने कट कर लिया। देखो बहुत आसान है, वो एक्सपेक्टेशन जो आपने की थी और वो फुलफिल हो गई है, तो यू आर कटिंग द मस्टर्ड। टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपने सोचा था, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, है ना, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो पूरी हो गई है, उस समय यू आर कटिंग द मस्टर्ड, है ना। यू आर कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, समझ गए ना। जो आपने एक्सपेक्टेशंस की थी तो वो पूरी फिलिप हो गई है, पूरी फिल हो गई है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। प्रिपेयर स्पीसीज आउट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, सीड्स सब लोग जानते हैं, सीड्स बिल्कुल नहीं होगा, सीड्स मतलब बीज। मेकिंग एब्जर्ड, बिल्कुल नहीं, बेतुका एक्सपेक्टेशंस जो है करना। और वेरी इंथुजियास्टिक, मतलब एक्साइटेड, जब किसी काम को लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास डेविल्स एडवोकेट। कैसे याद करें? डेविल्स मतलब बुराई, और बुराई के एडवोकेट हैं आप, बुराई के क्या हैं? एडवोकेट हैं। देखो बहुत आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। डेविल्स एडवोकेट कैसे याद करो? अगर कोई पर्सन सही बोल रहा है, हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट ही करते रहते हैं। हम उसका क्या करते रहते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब हमें तो उसका क्या करना है? कॉन्ट्राडिक्ट करना है। तो उस समय आप बुराई को, एक पर्सन सही बोल रहा था लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप उसका काउंटर कर रहे हैं। टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, मतलब आप रेडी हैं, तो यू आर डूइंग डेविल्स एडवोकेट, मतलब यू आर प्रेजेंटिंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट सब लोग जानते हैं भाई, किसी ने कुछ कहा उसके वापस आप
आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। 8 डेंजरस पर्सन्स, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जरा देखिए। वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव जो पर्सन होता है, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जो अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट यू नो वेरी वेल, मतलब एक बुरी सिचुएशन, नहीं, ये राइट आंसर नहीं होगा। 29, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। हैच मतलब अंडों को जो सेना, जो मुर्गी अंडों को सेती है उसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि काउंट मत करिए, क्या काउंट मत करिए, अपने चिकन्स को काउंट मत करिए, किससे पहले, बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, जब तक अंडे ना से जाएं। तो देखो राइट आंसर क्या होगा, डोंट मेक प्लान्स, मतलब कोई भी प्लान मत बनाइए किसी चीज़ के लिए जब तक, माइट नॉट हैपन, जो ऐसा कोई प्लान मत बनाइए जो ट्रू ना हो सके। भाई चिकन को मत काउंट करिए जब तक अंडों से चूजे बाहर ना आ जाए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, जब तक अंडों से चूजे बाहर ना आ जाए तो तब तक उसको काउंट मत करिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग, है ना, जो ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, बहुत अच्छा इडियम है, डाउट को बेनिफिट देना। आपको कोई डाउट हो रहा है, आप डाउट हो रहा है और आप उसको ही बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब उस डाउट को क्लियर नहीं कर रहे, और डाउट को क्लियर नहीं कर रहे तो इसका मतलब समझ गए क्या है, इसका मतलब डाउट को बेनिफिट, डाउट को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, टू बी पार्शियल टू समवन या टू बी जजमेंटल, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूव अदरवाइज, या से समथिंग एग्जैक्टली राइट। देखो दोस्तों, किसी भी पर्सन को इनोसेंट मानना जब तक ये प्रूव ना हो जाए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि भाई वो इनोसेंट है, तब तक उसको इनोसेंट मानते रहना। तो रिगार्ड समवन मतलब सम्मान दे रहे हैं आप, रिगार्ड कर रहे हैं उसको एक इनोसेंट की तरह, जब तक प्रूव ना हो जाए। तो तभी तो आप डाउट को क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे ना। भाई डाउट था किसी पर्सन में और आपने कहा कोई बात नहीं, डाउट है, जब क्लियर हो जाएगा तब देखा जाएगा, तो आप उसे बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब जब तक उस पर कोई आरोप लगाया वो क्या ना हो जाए, वो प्रूव ना हो जाए, तब तक आप उसे इनोसेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो यू आर गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। नेक्स्ट भाई 31 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। 31 ऐसे रेसमेंट 31 से लेकर मैं बता दूं लगभग 35 या 40 तक आगे रीरेसमेंट है। और ये भाई ये क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आते हैं और ये आएंगे क्योंकि इनका अपना ही एक लेवल है। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश। S1 आपका और S6 आपका फिक्स है, इनके बीच में आपको अरेंज करना है PQRS को। दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज, आपको देखना है कैसे इसको आपको क्रिएट करें। S1 फर्स्ट है और S6 आपका दोस्तों लास्ट है। S1 फर्स्ट और S6 क्या है आपका लास्ट है। तो आपको देखना है कि 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल आसान से देखिए मैं बता देता हूँ इसको, बहुत ईजी है। मुझे बताइए, देखिए कह रहा है जो सब्सिडरी अलायंस है सिस्टम वो एक्सट्रीमली एडवांटेजेस, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हद से ज़्यादा एडवांटेज था किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। जो सब्सिडरी अलायंसेस था वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज था, है ना। तो मुझे बताओ यार इसके बाद क्या आना चाहिए आप लोग, अगर फर्स्ट पकड़ लिया आप लोगों ने। देखो इफ एनी वॉर ऑक्युपाइड, अभी वॉर की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता, क्यों तो नहीं आएगा फर्स्ट। दिस इनेबल दैम, क्या भाई, दिस इनेबल दैम टू फाइट वॉर्स फ्रॉम फार अवे। अब यहाँ पर भी देखिए वॉर की बात हो रहा है, तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। राइट आंसर देखिए अब आपके पास क्या बचे, Q और S फर्स्ट नहीं हो सकता, तो P ही फर्स्ट होगा, ये एकदम कंफर्म सी बात है। S फर्स्ट नहीं हो सकता, क्या होगा, P फर्स्ट होगा, क्योंकि S और Q का तो सेंस ही नहीं है। दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, कह रहा है वो अब मेंटेन कर सकते हैं लार्ज आर्मी को, किसकी कोस्ट पर, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स की कोस्ट पर। सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि जानते हो क्या, ये एक्सट्रीमली एडवांटेजेस था, और फिर हम P रखेंगे। अब P के बाद एक बार देख लो कि P के बाद Q आना चाहिए, P के बाद S आना चाहिए। अब सुनो, जब यार ये वो काम कर लेंगे, दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी, तो तब ये चीज उन्हें सक्षम बना सकती है फाइट करने के लिए वॉर फार अवे फ्रॉम देयर ऑन टेरिटरी। कहीं भी अगर उनकी खुद की टेरिटरी में वॉर होता है तो उससे लड़ सकते हैं, ये चीज एनेबल बना सकते हैं। तो देखो P के बाद S ही आएगा, क्योंकि P और S का पेयर है, PS और PS हमारे पास एक में PSQR बन गया आपके पास। देखिए बहुत आसान है, पहले P और P के बाद क्या S ही आएगा, क्योंकि पहले देखो क्या बात कर रहा है कि वो एक आर्मी बना सकते हैं और फिर वो इनेबल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। इनेबल मतलब सक्षम होना, भाई कहीं पर भी उनकी टेरिटरी में, अगर खुद की टेरिटरी में क्या होता है
वॉर होता है तो उससे वो लड़ सकते हैं। तो PS और उसके बाद आगे देखने तक QR, आप रिलेट करके देख लो, पूरा बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 32। इन रियलिटी बाय सिंगिंग ए सब्सिडरी अलायंस एंड इंडियन स्टेट वर्चुअली, वर्चुअली सब लोग समझते हैं ना, जो रियल ना हो, है ना, एग्जैक्ट रियल ना हो, साइन अवे इट्स इंडिपेंडेंस। साइन अवे का मतलब होता है गिव अप। साइन अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों? गिव अप। तो कितने लोग मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत आसान है, दैट इज वेरी वेरी इजी यार। थोड़ा सा सोचिए। देखो भाई, इसको एकदम रिलेट करने की बात बताता हूं। इन रियलिटी बाय सिंगिंग ए सब्सिडरी अलायंस एंड इंडियन स्टेट्स वर्चुअली साइन अवे इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट विद द नेबर्स। एस और एस के बाद आर, क्योंकि एस देखिए S1 का जो पेयर है, S1 का पेयर एस है, और ये जो करना है सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट सेटलिंग करना है किसके साथ? जो झगड़ा है वो डिस्प्यूट है किसके साथ? अपने नेबर के साथ। तो एस के बाद आर और एस के बाद आर, ये रहा आपके पास एस के बाद आर सी। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, भाई मेंटेन करते हो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, है ना, P। और फिर क्या? इट लोज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये चीज जो है ना, इस चीज ने खो देती है, ये चीज इट लॉस, इसने खो दिया था कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को। वास्तव में द इंडियन रूलर लोस्ट ऑल वेस्टेज ऑफ सॉवरेनिटी इन एक्सटर्नल मैटर्स। वास्तव में जो इंडियन रूलर्स हैं उन्होंने अपनी वेस्टेजेस संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता एक्सटर्नल मैटर्स, जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं तो उनमें उनका दबदबा, संप्रभुता उन्होंने खो दिया था। एक्चुअली यहाँ पर देखिए, सिंगिंग ए सब्सिडरी अलायंस, मतलब एक जो अलायंस हुआ था, इंडियन स्टेट्स ने वास्तविकता रूप से गिव अप कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस को। तो किसकी बात कर रहा है? अपने मतलब अपनी आज़ादी खो दी बात कर रहा है, समझ गया ना? ब्रिटिश के समय की बात कर रहा है कि भाई जो क्या हुआ, एक सब्सिडरी अलायंस हुआ, वो समझौता सिंगिंग हुआ। सिंगिंग मतलब चलते रहना, जैसे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो वो सिंगिंग होता है ना। अगर वो एग्रीमेंट चल रहा है तो अभी सिंगिंग हो रहा है। तो वर्चुअली वास्तविक मतलब इंडियन स्टेट ने वर्चुअली जो है ना साइन अवे, गिव अप कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस। भाई जब एक्सटर्नल मैटर्स में, जो एक्सटर्नल मैटर्स थे उनमें जो है ना योगदान होना बंद हो गया इंडियंस का, तो भैया उनकी तो इंडिपेंडेंस वैसे ही चली गई। तो राइट आंसर SRPQ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33। ए माइट पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन 1987। देखो सारे ना आजकल ये उसी से रिलेटिव हैं, ब्रिटिश 1857 की क्रांति, है ना, 1947 उसी की बात कर रहा है, सॉरी 1947 से पहले की बात कर रहा है, जब अंग्रेजों ने जो 200 साल राज किया, आप सब लोग जानते हैं। ये तो 1857 की क्रांति की बात कर रहा है। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक माइटी, शक्तिशाली, पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट इन, मतलब एक फैल गया एक रिवोल्ट, एक विद्रोह नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न में और सेंट्रल इंडिया 1857 में। अब इसके बाद देखना है किसको आप लोग रखें। देखो यार एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा दे रहा है 33 का, एकदम आसान है, दैट इज वेरी वेरी इजी। आप इसके बाद जो फैल गया एंड नियरली स्विफ्ट अवे द ब्रिटिश रूल, स्वीप अवे मतलब जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश साम्राज्य था जो, उसको स्वीप अवे कर दिया, नियरली लगभग स्वीप अवे, समझ गए ना, जिसको क्लीन बोल्ड भी कहा जाता है। तो मुझे बताओ आर ही फर्स्ट होगा। देखिए 33 का एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा है एंड, क्योंकि जानते हो इससे पहले क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ किसमें, नॉर्दर्न में, सेंटर में, और फिर क्या हुआ, नियरली लगभग स्वीप्ट अवे द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को स्वीप अवे कर दिया, है ना। तो आर, और आर वाला कौन सा आपके पास, ये है देखिए। आर के बाद फिर क्या रखेंगे, एस। इट बिगेन विद ए म्यूटिनिटी ऑफ, मतलब ये शुरू कैसे हुआ था, म्यूटिनिटी ऑफ द, क्या, म्यूटिनिटी ऑफ द सिपोय और द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी। भाई सिपोई वो पर्सन होते हैं जो एक सोल्जर है, ब्रिटिश की आर्मी में थे सोल्जर्स, या फिर मतलब किसी भी दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया के जो लोग हैं, है ना, वो ब्रिटिश में, ब्रिटिश की जो आर्मी थी उनमें जॉब करते थे। वो लोग जो इंडिया के सोल्जर थे, मतलब इंडिया के रहने वाले थे, और जो ब्रिटिश कंपनी में जॉब करते थे, यूँ कहिए ब्रिटिश के साथ ब्रिटिशर्स ही बन गए थे भाई, उनके सिपाही बन गए, तो उनको सिपाही बोला गया है। तो मुझे एक बात बताओ, आर, और आर के बाद ऐसे आएगा, ध्यान से देखो, इट बिगेन ए म्यूटिनिटी। म्यूटिनिटी समझ गए ना, म्यूट तो सब लोग जानते हैं, म्यूटिनिटी ऑफ द, मतलब ये म्यूटिनिटी खो दी थी उन्होंने,
म्यूटिलिटी ऑफ द सिपोय और द इंडियन सोल्जर्स, समझ गए ना। म्यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पर भड़कने से मतलब है ना, जो उनका शांतपन था वो म्यूटिलिटी हो गई थी। चलिए, चुप्पी तोड़ने से मतलब है, मतलब विद्रोह से मतलब है म्यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर, म्यूटिनी, सॉरी म्यूटिलिटी नहीं, म्यूटिनी, सॉरी फॉर दैट, तो RS। नेक्स्ट आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन बताएगा मुझे क्या राइट आंसर होना चाहिए। 34, द इंडियन सिविल सर्विसेज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विस इन द वर्ल्ड। ओके, S1 और फिर कहूंगा मैं S6 फिक्स है। जो इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड, वो धीरे धीरे डेवलप हुई थी इनटू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विस इन द वर्ल्ड। ओके, सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है, आपको देखना पहले कौन सा उठाएं। पहले एकदम उठाते ही 34 का वैसे ही बन जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ है। सिविल सर्विस की बात कर रहा है, उसी को लीड करिए। किसकी बात कर रहा है? सिविल सर्विस, तो उसी को लीड करिए। देखो भाई, एक बार बताओ, इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज्ड वोस्ट पावर, क्यों? किसकी? सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है, तो एस, और एस वाला ऑप्शन देखिए इसमें ही है, ये बन गया डी, क्योंकि इट्स किसके लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए है। जो इंडियन सिविल सर्विस है ना, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल सर्विस है वर्ल्ड में, और इसके जो मेंबर्स है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वोस्ट पावर होती है, वो ये बोल रहा है एस। और एस के बाद देखिए, एंड ऑफन पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ, और हमेशा पॉलिसी को बनाने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। एस पी, दे डेवलप्ड सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ, उन्होंने डेवलप किया है एक सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ, किसका? इंडिपेंडेंस का, इंटीग्रिटी का और हार्डवर्क का। अब अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आर के बाद क्यू का ही पेयर है, आर के बाद किसका पेयर है? क्यू का। चलिए, डी राइट आंसर है दोस्तों। देखो कितने इजी वे में मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, ये बहुत इजी है, दैट इज वेरी वेरी सी। द रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो बर्बादी है, जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट समझते हैं ना, हाथ से जो काम होता है, वो इज रिफ्लेक्टेड इन द रूइन ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज विच वर फेमस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्स। भाई जो सिटीज मैन्युफैक्चर्स, सिटीज जो सिटीज फेमस थी है ना मैन्युफैक्चर्स के लिए, जो टाउन स्ट्रक्चर थे बर्बाद कर दिया उसमें। द रूइन ऑफ इंडियन मतलब जो बर्बादी हुई है हैंडीक्राफ्ट्स की, रिफ्लेक्ट किया उसने रूइन ऑफ टाउन्स, टाउन्स की बर्बादी को। भाई टाउन में जो बर्बादी हुई है, भाई वहाँ जो हैंडीक्राफ्ट का काम खत्म हुआ तो टाउन में बर्बादी हुई, विलेजेस में बर्बादी हुई। इसके बाद आपको देखना है कि राइट आंसर क्या होगा। सिटीज विच वर फेमस फॉर द मैन्युफैक्चर्स, क्या? ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मैनी अदर राइजिंग इंडस्ट्री। पी आना चाहिए, या रेवेज ऑफ वॉर एंड प्लंडर, प्लंडर मतलब लूट, फेलिड टू सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, या सिटीज विच हैड विदस्टूड द। आपको ही बताना है कि 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ है 35 का, अगर थोड़ा सा भी आपने रीड किया तो। देखो क्या कह रहा है, टाउन्स एंड सिटीज, सिटीज को लिंक करना था, सिटीज विच हैड, सिटीज एस। देखो एकदम क्रिस्टल, क्योंकि सिटीज को मैंने टाउन एंड सिटीज, सिटीज जो हैड विदस्टूड द, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, द एस पहला होगा, क्या होगा? एस पहला होगा दोस्तों। 35 का राइट आंसर बोलिए, है ना? 35 में एस पहला आना है, और उसके बाद देखिए, देखो एक बात बताओ, सिटीज विच हैड विदस्टूड द के बाद आप क्या रखें? भाई एस के बाद आप आर रखेंगे या एस के बाद क्यू रखेंगे? क्योंकि एस फर्स्ट हो गया आपका, एस के बाद अगर आप आर रखें तो एक बार दिखा देता हूं, एस के बाद आर, सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, नहीं, देखिए जरा, एस के बाद सिर्फ क्यू आ सकता है, रेवेजेस ऑफ वॉर, भाई वॉर का जो रेवेजेस था, विनाश था, एंड प्लंडर हुआ उससे, और फेलिड टू। आर के बाद, सॉरी एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, और वो फेल हो गए। देखो एस के बाद क्यू, और वो फेल हो गए सर्वाइव करने में ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट को, समझ गए? क्योंकि फेलिड के बाद टू, वो फेल हो गए थे सर्वाइव करने में। भाई एक बात बताओ, देखो ध्यान से, जो वॉर से रेवेजेस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, लूट हुई, इसकी वजह से वो सर्वाइव करने में फेल हो गए। एस क्यू आर और फिर ये रहा पी, है ना, कॉन्क्विस्ट, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मैनी अदर राइजिंग इंडस्ट्री। देखो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद सेंटर्स वर डेवलप्ड एंड लेड वेस्ट,
एकदम एस आर क्यू पी, इसके अलावा और कोई सा राइट आंसर हो नहीं सकता। थोड़ा सा भी लिंक करके देखिए, अपने आप बन जाएगा। चलिए, पैराग्राफ है, बहुत इजी से देखिए, 36 का राइट आंसर मिल जाएगा। देर आर 2 पैराग्राफ्स। एक बार हम पढ़ लेते हैं। द रूल ऑफ रोड मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व। लिबर्टी जो है वो प्रिजर्व करके रखी गई है। द लिबर्टीज ऑफ, देखो इसको ना ऐसे आप लोग ना टैकल किया करो। क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रूल ऑफ द रोड इम्प्लाइज, जो रोड का रूल है वो क्या बताता है? 36 का रोड का जो रूल है वो क्या बताता है, जरा देखिए एक बार ध्यान से। कहां पर इसका राइट आंसर होगा?
दोस्तों जय हिंद। मैं निकिस त्यागी अगेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निकिस त्यागी पर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। 3 सितंबर को हम लोग का CDS और NDA दोनों का एग्ज़ाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रीवियस पेपर है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं मैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली जानते हो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई साइकोफेंसी का एंटोनिम बताइए, सॉरी सिनोनिम बताइए। साइकोफेंसी का सिनोनिम बताइए। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में वो हो सकता है एडमिरेशन का सिनोनिम पूछ ले, हो सकता है एप्रिशिएशन का सिनोनिम पूछ ले, हो सकता है फ्लैटरी का सिनोनिम पूछ ले। एक्चुअली आपको अगर एक क्वेश्चन तैयार करना है तो उसके ऑप्शंस भी आपको पता होना चाहिए, और बहुत इजी से। एक्चुअली देखिए 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग 150 से लेकर 200 के आसपास क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ऑप्शन का भी मीनिंग आपको बताने वाला हूं, और ऑप्शन का मीनिंग अगर आप जान गए तो समझ लीजिए जो आने वाला पेपर है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये गारंटी है मेरी। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, सेशन बहुत ही सुपर, बहुत ही डुपर होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। और ये गारंटी है कि जो 3 सितंबर को आप पेपर देने जा रहे हैं, 3 सितंबर को जो पेपर होगा, चाहे NDA हो चाहे CDS हो, जितना मैंने पढ़ाया है अगर आपने उतना भी कर लिया तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। बिना देरी किए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर दैट। साइकोफेंसी। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू लीड। मैं नहीं चाहता कि तुम लीड करो एक लाइफ। कौन सी लाइफ जियो तुम लोग? साइकोफेंसी वाली। एज यू डिड ड्यूरिंग, जैसा तुमने किया था फॉरेन रूल में, ड्यूरिंग द फॉरेन रूल के दौरान जो तुमने किया था, मैं नहीं चाहता कि ऐसी साइकोफेंसी लाइफ तुम यूज़ करो। दोस्तों बहुत इजी सेशन होगा, और गारंटी है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक पॉइंट मेरा क्लियर होने वाला है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत आसानी से याद करा दूंगा। साइकोफेंसी का मतलब होता है फ्लैटरी। साइकोफेंसी मतलब जो आपके बात करने का एक स्टाइल होता है जिसमें हम दूसरों की चापलूसी करते हैं, एक फ्लैटरी वे, मतलब चापलूसी करके उसे अपनी तरफ करते हैं। तो साइकोफेंसी का सिनोनियम आप लोग को बताना था, फ्लैटरी हो जाएगा, है ना। किसी को फ्लैट करना, और फ्लैट हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी की चापलूसी करें। जैसे अक्सर हम बॉस की चापलूसी करते हैं तो वो फ्लैटरी है। बहुत सारे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते रहते हैं। तो राइट आंसर तो बच्चों डी हो गया। एडमिरेशन और एप्रिशिएशन, इनका मतलब सब लोग जानते हैं, प्रशंसा होता है, नाउन है दोनों। एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, और एप्रिशिएट मतलब एप्रिशिएट जो करते हैं आप लोग, तो उसका एप्रिशिएशन कर रहे हैं। लव सब लोग जानते हैं। तो डी राइट आंसर है फर्स्ट का। सिनोनिम बताना, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लो, जो भी अंडरलाइन वर्ड था, है ना। साइकोफेंसी समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे याद कर लो यार, वो ना साइको टाइप का आदमी है थोड़ा सा। साइकोफेंसी मतलब साइको टाइप का है भाई, वो चापलूसी करता है, उसकी साइकोलॉजी है एक्चुअली। साइकोफेंसी कैसे याद करो, उसकी साइकोलॉजी है कि भाई वो दूसरों की चापलूसी करता है, वो फ्लैटरिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो पुराने समय की जो कलाकृतियां हैं। कलाकृतियां सब लोग समझते हैं, जो मंदिर में, मस्जिद में दोस्तों हम लोगों को जो तस्वीरें मिलती हैं, जो भगवान की तस्वीरें मिलती हैं, या कहीं पर भी दीवार पर कुछ कला करते हुए मिलते हैं, जो तस्वीरें कही, आकृतियाँ कही हैं, तो उनको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। पास में जो बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं मंदिर में, मस्जिद में, आपने देखा होगा हड़प्पा की संस्कृति में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इंडिया में अब ये आसान हो गया अटैक करना कल्चर पर। अटैक कल्चर आर्टिफैक्ट्स, समझ गए ना, कि कल्चर पर, जो हमारा कल्चर है उस पर अटैक करना आसान हो गया है दिस डेज, इन दिनों। बीकन, पहला वर्ड है बीकन। एक्चुअली बीकन को याद करो, एक बीकन लाइट होती है। बीकन लाइट है ना, जो इंडिकेट देती है भाई, एक तरह से बीकन लाइट वो होती है जो रास्ता दिखाती है। आपने देखा होगा एक तरह से, जैसे यूं कैन से भाई जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में अगर वो लाइट है तो हमें पता लग जाता है कि भाई यहाँ ना इस डायरेक्शन में कुछ है। बीकन लाइट, मैंने कहा बीकन को बीकन लाइट से याद करना है। बीकन लाइट एक प्रकार की लाइट है, रेज है एक्चुअली, है ना, जो आपको रास्ता दिखाती है, यूँ कहिए। या फिर आपको ये पता लग जाता है कि बस इस डायरेक्शन में जाना है। उस लाइट के थ्रू आपको ये पता लग जाता है, जिस डायरेक्शन में वो लाइट दिखती है, कि आपको उस लाइट की डायरेक्शन में जाना है। बीकन। असॉल्ट, असॉल्ट अटैक का सिनोनिम है, तो राइट आंसर तो बी होगा, है ना। असॉल्ट करना, आपको बेस्ट सिनोनिम बताना था कि असॉल्ट मतलब आक्रमण, और अटैक का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण होता है। अच्छा, यहीं पर एक वर्ड है ब्लैच। अब देखो ब्लैच बहुत अच्छा वर्ड है, इससे कई बार पूछा जाएगा। ब्लैच का मतलब होता है डकार मारना। डकार मारना तो समझते हैं, कुछ खाकर जो आप डकार लेते हैं तो आप ब्लैच करते हैं। एप्रिशिएट सब लोग जानते हैं, एप्रिशिएट वर्ब है, और अभी एक वर्ड आया था एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन नाउन है दोस्तों, और एप्रिशिएट क्या है? वर्ब है। एप्रिशिएट मतलब बड़ाई करना, और एप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा या बड़ाई।
ठीक है, ये बड़ाई करना है और एप्रिसिएशन बड़ाई है, तो राइट आंसर बी हो गया दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इजी। आइए, ए लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। एक लोकल कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था बेल किसको, क्रिमिनल को, आतंकवादी को, थर्सडे। कन्फेस्ड, डोनेटेड, अलाउड, ये यील्ड। देखिए, यील्ड का मतलब होता है, यील्ड का सेकंड फॉर्म है झुकना, झुकना, या फिर यील्ड का मतलब पैदा करना भी होता है। झुकना सब लोग समझते हैं ना, यील्ड। वो मेरे सामने झुक रहा था तो ही वॉज यील्डिंग, है ना, वो झुक रहा था। और यील्ड का एक मतलब पैदा करना भी होता है, जैसे हम कहते हैं फसल पैदा करना, तो वो भी यील्ड होता है। अलाउ, डोनेट, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है अपनी बात को मान लेना। जैसे आपने कोई क्राइम किया है और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपने कन्फेस किया है। क्या किया, कन्फेस किया है। डोनेट मतलब सब लोग जानते हैं, डोनेशन देना होता है ना, जो आप पैसे को दान देना जिसको हम कहते हैं डोनेट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अलाउ, मतलब उसको परमिशन। ग्रांट का मतलब भी परमिट होता है, परमिशन होता है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, परमिट होता है, परमिशन होता है, या दोस्तों यूं कहिए अलाउ होता है। तो राइट आंसर सी हो गया थर्ड का, बेस्ट सिनोनिम यू हैव टू टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, वर्डिक्ट का मतलब दोस्तों डिसीजन होता है, क्या होता है, फैसला होता है। जज ने बताया था, जज ने कहा था कि वो क्या करेंगे, एनालाइज द एविडेंस, कि वो क्या करेंगे, एविडेंस को एनालाइज करेंगे, है ना, एंड देन तब डिलीवर द वर्डिक्ट, और तब वो फैसला सुनाएंगे। लिबरेट, सरेंडर, ट्रांसफर या प्रनाउंस। दोस्तों देखो, बहुत अच्छा वर्ड है। लिबरेट मतलब मुक्त होता है। हमने कहा तुम्हें तुम्हारे विचारों से मुक्ति मिल गई है, तुम्हें तुम्हारे विचारों से लिबरेट कर दिया। किसी को आप फ्री कर देते हैं, अगर आपकी कैद में कोई पर्सन है तो आपने उसको लिबरेट कर दिया। लिबरल वर्ड एक्चुअली यहीं से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर सरेंडर, सब लोग जानते हैं, आत्मसमर्पण करना। ट्रांसफर, मनी को ट्रांसफर करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। और प्रनाउंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिलीवर का मतलब होता है क्या, अपने किसको, अपने वर्डिक्ट को देना। तो डिलीवर का जो बेस्ट आंसर है वो प्रनाउंस है। क्या हो जाएगा, प्रनाउंस। प्रनाउंस का मतलब होता है अपनी स्पीच देना, या यूं कहिए फैसला देना। प्रनाउंस मतलब भाषण देना, फैसला देना, ये समझिए। यहां पर प्रनाउंस का मतलब फैसला देने से मतलब है, प्रनाउंस का मतलब यहां पर उच्चारण करने से मतलब है। और प्रनाउंस सब लोग जानते हैं, तो डिलीवर, राइट, देन प्रनाउंस द वर्डिक्ट, मतलब घोषणा करना, यूं कहिए क्या, घोषणा करना। तो भाई क्या डिसीजन है, उसकी घोषणा वो करेंगे किसके बाद, एनालाइज के बाद। नेक्स्ट बहुत आसान है, दैट इज वेरी वेरी इजी। देखिए दोस्तों, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट वोज इंडिविजुअली, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। डिजोल्व सब लोग जानते हैं, वहीं से बना वर्ड है। इंडिविजुअली लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसका, पीजेंट मूवमेंट का। पीजेंट मूवमेंट जो फार्मर्स ने मूवमेंट किया था उसकी बात कर रहा है ना, जो फार्मर्स आंदोलन करते हैं उसकी बात कर रहा है। वोज इंडिविजुअली लिंक्ड, सिनोनिम बताना है। देखिए इसको ऐसे याद कर लो, डिविजिबल। डिविजिबल तो सब लोग समझते हैं, और यहां पर इन लगाया, मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो इंडिविजुअल मतलब जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, अविभाज्य जिसको हम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्मली। क्या हो जाएगा, फर्मली। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज फर्मली लिंक्ड। फर्मली मतलब दृढ़ता पूर्वक, जिसको अलग नहीं कर सकते। फर्मली वो लिंक्ड है किसके साथ, नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। किसके साथ, नेशनल स्ट्रगल के साथ, नेशनल स्ट्रगल के साथ, और किसके लिए, फ्रीडम के लिए। तो दोस्तों मतलब आज़ादी के लिए, विद द नेशनल स्ट्रगल, जो मतलब जो नेशनल स्ट्रगल करते हैं वो किसके साथ लिंक किया गया है, नेशनल स्ट्रगल के साथ, है ना। और क्या, फ्रीडम, फ्रीडम पाने के लिए। तो वैग्युअली होता है, देखिए वैग्युअली, अस्पष्ट रूप से। क्या हो जाएगा, अस्पष्ट रूप से, जब कोई चीज क्लियर ना हो, अनक्लियरली जिसको हम कहते हैं, अस्पष्ट रूप से। तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। इंडिविजुअली, इसका कोई मतलब नहीं। इंडिविजुअली हम लोग कहते हैं जो भी पर्सन, इंडिविजुअली मतलब सब लोग अलग अलग, पर्टिकुलर, है ना, सब लोग खुद अलग अलग, इंडिविजुअली। स्टेडली, स्थायी रूप से नहीं दोस्तों, क्योंकि रीजन क्या है, जिसको अलग अलग नहीं किया सकता वो फर्मली है, दृढ़ता पूर्वक, स्ट्रांगली जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं ना फर्मली, वो अपनी बात पर, है ना, बना रहा। तो मतलब दृढ़ता पूर्वक वो अपनी बात पर बना रहा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया, ई। नेक्स्ट, वेदर कंडीशंस हैव बीन इंप्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। जो वेदर कंडीशन है वो क्या हो रही है, हैव बीन, वो हो रही है इंप्रूव,
कब से? ओवर द पास्ट, कुछ पिछले दिनों से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हैव बीन है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए एकदम राइट आंसर है बिकमिंग बेटर, वो अच्छी हो रही है, बिकमिंग बेटर। एडवांस का तो कोई मतलब नहीं, एडवांस मतलब समथिंग इन प्रोग्रेस। जब हम पहले से प्रोग्रेस में होते तो हम एडवांस हैं। मेंट का मतलब होता है पंचर लगाना, रफू करना, सुधार करना। जैसे आपकी बाइक में ना पंचर हो जाता है ना, तो उसको आप ठीक कराते हैं, सुधार करना, रफू करना। अमेंडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी दोस्तों सुधार करना है, लेकिन अमेंड मतलब आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ना? क्या इस फैक्ट में, सॉरी इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया था, इसका मतलब भी सुधार करना है, संशोधन करना। सुधार करना, गलती को ठीक करना, अगर कोई गलती हो रही है ना। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं भाई, किसी बिल की जगह कोई बिल आप लेकर आते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे बहुत सारे अभी देखा होगा आपके अमित शाह गृह जो मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे जो क्या हैं आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे तो मैं नहीं कहूँगा, 3-4 आर्टिकल के आसपास हैं जिन्होंने उसमें अमेंड किया है। तो अमेंड मतलब सुधार करना, और मेंड मतलब भी सुधार करना, लेकिन वो रफू करने वाली फॉर्म है, पेंचर वाली फॉर्म है। और अमेंड मतलब गलती में सुधार करना, मतलब उनमें संशोधन करना, पहले से जो चीज़ है उसको और बेटर करना, अमेंड। लेकिन बिकमिंग बेटर एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वेदर की। मतलब वो हो रही है, हैव बीन बिकमिंग बेटर, वो अच्छी और हुई है कल से, मतलब पिछले दिनों से बिकमिंग बेटर। नेक्स्ट 7, इंटरलोकेटर्स। द कंफ्यूजन ऑन द इंटरलोकेटर्स फेस वॉज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइड समझते हैं ना, जब हम किसी का कृतज्ञ होते हैं, हम किसी का ना एक तरह से हम किसी के ना किसी के लिए अपना जो दया भाव दिखाते हैं, है ना, ग्रेटिफाई। हम कहते हैं ना कृपा, कृपा। हम जैसे कोई हम पर कृपा करता है तो उसके लिए हम उसको कृतज्ञ होते हैं, उसके आभारी होते हैं, ग्रेटिफाई। इंटरलोकेटर्स कौन होते हैं? इंटरलोकेटर्स वो पर्सन होते हैं जो किसी पार्टी के कन्वर्सेशन में भाग लेते हैं, किसी डायलॉग में भाग लेते हैं, उनको इंटरलोकेटर्स कहा जाता है। वो पर्सन्स जो किसी पार्टी के कन्वर्सेशन में भाग लेते हैं, या दोस्तों किसी पार्टी के डायलॉग में भाग लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? डायलॉगिस्ट, ठीक है ना, इंटरलोकेटर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोई मतलब नहीं, पार्टी वर्कर्स बिल्कुल नहीं। रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन मतलब समझते हैं क्रांतिकारी, रिवोल्यूशन क्रांतिकारी, और रिवोल्यूशनरी वो हैं जैसे भगत सिंह रिवोल्यूशनरी थे, है ना। चलिए, कोई भी एक ऐसा आइडिया आप लेकर आते हैं जो दूसरे आइडिया का कॉन्ट्राडिक्ट है, तो आपने रिवोल्यूशन मचा दिया है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है उस समय आपकी। तो राइट आंसर हो गया 7, 8। ही स्पेंड्स हिज मनी लेविसली। यार वो अपनी मनी खर्च करता है, कैसे खर्च करता है? लेविसली। लेविसली मतलब जब आपके पास ना बहुत पैसा होता है और आप ऐशो आराम पे खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा। लेविसली मतलब देखो, मैंने लेविसली याद भी कराया, लेविश, लव प्लस विश। लेविश को मैंने ऐसे याद कराया था, लव प्लस विश। अगर लव करने की विश है तो लेविश बनना पड़ेगा, खर्चीला, मतलब पैसे को तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो वो मनी अपनी, है ना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, लेविसली खर्च करता है। तो राइट आंसर मुझे बताओ क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है, ध्यान दीजिएगा। हेजिटेटिंगली, जेनरसली, फुलिशली, केयरफुली नहीं, एक ही राइट आंसर होगा जेनरसली। हेजिटेटिंगली मतलब जब हम किसी को बोलते हैं हिचकिचाते हुए, हेजिटेट करते हुए बोलते हैं, हिचकिचाते हुए। जेनरसली उदारपूर्वक, जब आप काइंड हो जाते हैं, ले भाई पैसा जितना लेना है ले ले, तो आप जेनरसली हो गए। पैसा जितना लेना है ले ले, तो आप लेविसली खर्च कर रहे हैं। और जेनरस मतलब समझ गए ना, काइंडली जिसको हम कहते हैं। फुलिशली बेवकूफ़ी तरह, केयरफुली सावधानी, बिल्कुल नहीं, इनमें दोनों। फुलिशली मतलब बेवकूफ़ी की तरह, तो वो तो इसका मतलब नहीं है। लेविसली मतलब जब हम पैसे को ज़्यादा खर्च करते हैं। तो राइट आंसर बी हो गया, जेनरसली। नेक्स्ट 9, द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी हैं विल कम इन टू फोर्स, वो जबरदस्ती लागू होंगी, है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। विल कम इन टू फोर्स मतलब जबरदस्ती वो कम इन टू मतलब वो लागू की जाएंगी, है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल। फिजिकल मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, आप सब लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? फाइनेंशियल। एकेडमिक सब लोग जानते हैं, तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है जो आप पढ़ रहे हैं। कैलेंडर यू नो वेरी वेल, है ना। और लीप, लीप का मतलब कूदना होता है। लीप ईयर जिसको हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा लीप ईयर, है ना। क्या होता है लीप ईयर? जल्दी से बताओ मुझे। फैब आपका लीप ईयर है, बोलिए हाँ ना। चलिए, लीप का मतलब कूदना भी होता है, लीप का मतलब कूदना भी होता है। लीप ईयर तो सब लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फाइनेंशियल। फिजिकल मतलब वित्तीय रूप से, और फाइनेंशियल का मतलब भी वित्तीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन द स्क्रीन। एब्यूडेंट। एब्यूडेंट पहले भी बहुत बार आया है क्या? एब्यूडेंट, एब्यूडेंटेंट बहुत अच्छा वर्ड है। एब्यूडेंट बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मैस। आपको एंटोनियम बताना है, सिनोनिम भी बताना है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्लेंटीफुल, पर्याप्त, ठीक है ना, घना, ज्यादा।
लिटिल कम होता है, लिटिल सॉरी ना के बराबर होता है, डिलीशियस टेस्टी होता है, और होलसम पौष्टिक होता है। होलसम मतलब टेस्टफुल, पौष्टिक तो सब लोग जानते हैं ना, बहुत ही पौष्टिक फूड है, पौष्टिक फूड है ना। पौष्टिक मतलब यूं कहिए एक तरह से पौष्टिक मतलब जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसको होलसम कहा जाता है, पौष्टिक फूड। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आएगी। डिलीशियस टेस्टी होता है, प्लेंटीफुल राइट आंसर हो जाएगा बी 10 का, मतलब ज्यादा, प्लेंटीफुल। नेक्स्ट एंटोनियम बताना है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। द कंट्रीज इकोनॉमी मस्ट बी गियर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट। गियर मतलब जैसे आप लोग गाड़ी में गियर लगाते हैं, उसी की बात कर रहा है। गियर मतलब रेस देना, मतलब आगे लेकर जाना, है ना। एक तरह से गियर मतलब चीजों में गति पैदा करना, गियर लगा देना। तो बताओ एंटोनियम बताना है, सबऑर्डिनेट, रिलेट टू, एडजस्टेड टू या अनलिंक्ड टू। जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार कर लेना, सबऑर्डिनेट पार्ट आप लोग समझते हैं, दूसरा पार्ट है मेरा ये, तो अधीनस्थ कर लेना, अधिकार कर लेना। सबऑर्डिनेट सब लोगों ने सुना होगा, अधिकार करना, अधीन कर लेना। रिलेट मतलब रिलेट करना, एडजस्ट सब लोग जानते हैं, है ना, एडजस्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट है अनलिंक्ड, सॉरी अनलिंक्ड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गियर का मतलब होता है गति देना। देखिए और कोई बेस्ट आंसर नहीं हो सकता 11 का, अनलिंक्ड मतलब लिंक ही नहीं कर रहा है। इकोनॉमी की जो कंट्री की इकोनॉमी है मस्ट बी गियर्ड के अकॉर्डिंग, गियर का मतलब गति देना, चीजों को आगे लेकर जाना, अनलिंक्ड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं होगा। एडजस्ट तो सेम वाली फॉर्म है, तो एडजस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। एडजस्ट का मतलब तो स्वीकार करना होता है। क्या होता है? स्वीकार करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों 11 का डी हो गया, एक ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स? क्यों फायर अट्रैक्ट करती है किसको? कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को। आपको एंटोनियम बता, अट्रैक्ट का मतलब सब लोग जानते हैं, सी अट्रैक्टेड मी, है ना, सी अट्रैक्टेड मी। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, आंसर हो जाएगा रिपेल, चीजों को प्रतिकर्षित करना, पर्सन्स को प्रतिकर्षित, मतलब जिससे हम लोग दूर भागते हैं। डिस्ट्रैक्ट, क्या? डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट तो सब लोग जानते हैं। डिस्चार्ज सब लोग जानते हैं, है ना, डिस्चार्ज हो गई है बैटरी। डिस्ट्रॉय तबाह करना, नष्ट करना। रिव्यू मतलब हटा देना। तो राइट आंसर सी हो गया दोस्तों 12 का। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, द पार्टी वॉज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल। जो पार्टी थी वो एक्सीलेंट थी और मैं लोगों को क्या करना चाहूँगा? थैंक करना चाहूँगा ऑल द पीपल कंसर्न। आपको एंटोनियम बताना है। कंसर्न मतलब जो लोग पार्टी में आए थे, जो पार्टी से रिलेटेड लोग थे। कंसर्न, केयर्ड, अटेंटिव, डिपेंडेबल या अनइन्वॉल्व। देखो एंटोनियम बताना था, मतलब जो लोग पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो यहाँ कंसर्न का मतलब ही दोस्तों इन्वॉल्व्ड है। क्या है? इन्वॉल्व्ड। भाई जो पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। तो राइट आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ है आपके सामने। क्या दोस्तों? इन अनइन्वॉल्व, जो पार्टी में आए ही नहीं थे। डिपेंडेबल, जो डिपेंड होते हैं, हम कहते हैं आप डिपेंडेबल हो अपने पेरेंट्स पर। अटेंटिव, सतर्क होते हैं। अटेंटिव क्या होते हैं? सतर्क होते हैं। क्या होते हैं? सतर्क। और केयर सब लोग जानते हैं, चिंता करना, केयर्ड। चलिए 13 का राइट आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट, ही इज वेरी सीरियस, ही इज वेरी सीरियस बाई टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, नेचर। हम कहते हैं उसका स्वभाव ऐसा है, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है उस पर्सन का। तो सीरियस का राइट आंसर बताना था आपको। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ मुझे। देखिए सीरियस मतलब जब आप चीज़ों को लेकर सीरियस होते हैं, मतलब चीज़ों की जब आपके पास इंपॉर्टेंस होती है। राइट हो जाएगा ट्रिवियल, मतलब जब चीज़ों को लेकर आप अनइम्पोर्टेंस दिखाते हैं, जब चीज़ों को लेकर आप सीरियस नहीं होते, है ना, जो चीज़ें आपके लिए अनइम्पोर्टेंट होती है, तो तब आप उस समय ट्रिवियल हैं। क्या है? ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट चीज़ें। और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों की आप परवाह नहीं करते। देखो ग्रेव गंभीर होता है, कहने के सीरियस का सिनोनिम है। हम कहते हैं ही इज ए ग्रेव पर्सन। सोबर, सोबर, सिंपल एंड सोबर, यू नो वेरी वेल। एंड स्टूपिड, बेवकूफ होता है। तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। सीरियस का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिवियल, मतलब जब आप सीरियस ही नहीं है ना, नॉट सीरियस, तो आप ट्रिवियल हैं। ही इज वेरी, है ना, सीरियस बाई टेम्परामेंट, मतलब वो सीरियस नहीं है, वो ट्रिवियल है। एंटोनियम बताना था। उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर हो गया होगा। 15, देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस आइटम्स टू डिस्कस इन दिस मीटिंग। देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस, यार यहाँ पर ना कुछ मिक्स आइटम्स है डिस्कस करने के लिए मीटिंग में। मिसलेनियस मतलब सब लोग समझते हैं, जैसे हम कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाइए, उसमें नाउन का मिस्टेक भी हो, पर नाउन सारी चीज़ मिक्स हो जाए। तो एंटोनियम बताना था दोस्तों। कौन बताएगा मुझे? एंटोनियम बताएं। बिल्कुल, प्योर, मिक्सड और डिस्कॉर्डेंट या होमोजीनियस।
कितने लोग मुझे बताएंगे राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जल्दी बताओ। मिसलेनियस मिक्स होता है, तो एंटोनियम जो आपको बताना है, बताइए डिस्कॉर्डेंट होना चाहिए या मुझे बताइए दोस्तों होमोजीनियस होना चाहिए। देखो प्योर नहीं आएगा, मिक्स नहीं आएगा। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेकर एग्री नहीं होते, नॉट एग्री, नॉट एग्री, नॉट एग्रीड, तो आप डिस्कॉर्डेंट हैं। होमोजीनियस राइट आंसर देखिए क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ। होमोजीनियस, आप मुझे बताओ होमोजीनियस क्या सिनोनिम होना चाहिए या दोस्तों एंटोनियम होना चाहिए? देखो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। होमोजीनियस भी सिनोनियम है, कहीं ना कहीं एक जैसा होना, समरूप होना, है ना। तो राइट आंसर डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हरी अप, ठीक है ना। डिस्कॉर्डेंट मतलब नॉट एग्री। यहां तक कोई डाउट प्लीज हरी अप, आप लोग लिख सकते हैं। आइए, कह रहा देयर आर फ्यू डिस्कॉर्डेंट आइटम, मतलब जिन पे मैं एग्री नहीं हूं। तो मिसलेनियस मतलब मिक्स हुए, ठीक है ना। तो आपको एंटोनियम बताना था, होमोजीनियस इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आउटगोइंग। देखो यार इसका राइट आंसर सब लोग बता सकते हैं। ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक, पोस्टल मतलब भाई जो पोस्ट वर्क होता है ना, आप जानते हैं, है ना, स्पीड पोस्ट। जो पोस्टल स्ट्राइक है मतलब भाई जो डाक होती है उसको लेकर स्ट्राइक की बात कर रहा है। द आउट गोइंग मेल गोट डिलेड, जो आउट गोइंग मेल थी वो डिले हुई। तो आउट गोइंग है, मेल की बात कर रहा है, इनकमिंग हो जाएगा। अर्जेंट सब लोग जानते हैं, ऑर्डिनरी सिंपल होता है, स्पीडी सब लोग जानते हैं, है ना। स्पीडी कार मतलब तेज स्पीड पर जो चीज़ है ना, वो स्पीडी कार है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हुआ, जल्दी से बताओ। बी, बी इज द राइट आंसर, इनकमिंग। नेक्स्ट, ही हैड ए फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, ही हैड ए फाइन ईयर फॉर म्यूजिक। उसके पास एक फाइन ईयर है, किसके लिए? म्यूजिक के लिए। आप मुझे बताओ फाइन का सिनोनिम बताना है। स्मॉल छोटा होता है, क्लोज सब लोग जानते हैं, बंद करना। राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉर्स, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। फाइन ईयर, ईयरफोन की बात कर रहे हैं। ही हैड ए फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, ईयरफोन की बात कर रहा है। देखिए उसके पास ईयर का मतलब यहाँ पर ईयरफोन से मतलब है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोर्स, मतलब जिसकी सुनने में क्वालिटी अच्छी ना हो। नॉट फाइन, कोर्स का मतलब ही दोस्तों नॉट फाइन है। क्या है? नॉट फाइन। स्मूथ सब लोग जानते हैं, वी नो वेरी वेल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। लाइकनेस मतलब समानता। क्या? समानता, कि कोई भी समानता नहीं है उसमें और उसके ब्रदर में, कोई भी समानता नहीं है उसके और उसके ब्रदर में। तो राइट आंसर आप लोग को मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो भाई मैक्सिमम लोग ना इसका राइट आंसर, सुनिए जरा, अनलाइकलीनेस लगाने वाले हैं या अनलाइकलीहुड लगाने वाले हैं। इनका मतलब होता है किसी काम को होने की कम संभावना। संभावना तो समझते हैं ना, किसी काम को होने की जब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है तो अनलाइकलीनेस होता है। राइट आंसर हो जाएगा डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब समानता और डिसिमिलरिटी मतलब जब समानता ना हो। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, डिसएफिनिटी, लगाव ना होना। जब दो पर्सन्स के बीच में, है ना, फीलिंग को लेकर लगाव नहीं होता तो डिसएफिनिटी है, मतलब अट्रैक्शन ना होना, लगाव ना होना। जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में एफिनिटी होता है। क्या होता है? एफिनिटी होता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर क्या? डाइवर्सिटी। कौन बताएगा मुझे राइट आंसर क्या होगा? डाइवर्सिटी मतलब जैसे इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, रहने को लेकर, खाने पीने को लेकर, अलग अलग एरिया में। केरल में चले जाओ, उनका खाना पीना अलग है, भाषा अलग है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है। राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक समान। जब डाइवर्सिटी ना हो किसी एरिया में, मतलब खाना पीना रहना सबका कल्चर एक हो, लेकिन इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी क्या होता है? समरूपता होता है। कन्फॉर्मिटी मतलब अनुरूपता कहिए, समरूपता कहिए, आकार में, साइज में एक जैसा होना, कन्फॉर्मिटी है। आइडेंटिटी सब लोग जानते हैं, पहचान। और सिमिलरिटी यू नो वेरी वेल, है ना। तो कन्फॉर्मिटी मतलब समरूपता, आकार और साइज को लेकर जो क्या होती है, सिमिलरिटी होती है, उसको कन्फॉर्मिटी कहा जाता है। अनुरूपता भी कह सकते हैं, है ना। अनुरूप, हम कहते हैं मेरे अनुरूप उसने चीजें की थी, तो ये अनुरूपता है, मेरे अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द कंपनी वॉज ईयर लिक्विडेटेड विद 5 years। लिक्विडेट का मतलब होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लिक्विडेट का मतलब होता है डिस्ट्रे होना।
जो कंपनी जो है वोज सॉरी, यहाँ पर ईयर्स दो बार आया है। द कंपनी वोज लिक्विडेटेड विद इन 5 ईयर्स, जो कंपनी है वो 5 साल के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो एंटोनियम बताना था, जिसका मतलब हो जाएगा फ्लोरेस। लिक्विडेट का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना कोई चीज़। बैंकरप्ट दिवालिया होता है। क्लोज डाउन है ना, किसी चीज़ को क्लोज कर देना, क्लोज डाउन है ना। जैसे हम कहते हैं ना, इस कंपनी को क्लोज डाउन किया गया है, कुछ समय के लिए कोई चीज़ बंद कर देना, वो क्लोज डाउन है। प्राइवेट बिल्कुल नहीं होगा, प्राइवेटाइज्ड इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। बताओ जल्दी से यार, पहले मुझे बताओ यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई है नहीं क्लियर हुई है। हरी अप क्विक। ये बहुत अच्छा था, एग्जाम में कई बार पूछा गया भाई। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी। यहाँ तक अगर दोस्तों कोई चीज़ क्लोज डाउन का मतलब समझ गया ना, बंद करना होता है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं। बंद करना, शट डाउन करना इसका मतलब है। क्लोज डाउन मतलब शट डाउन, जब कुछ समय के लिए आप दुकान को या किसी भी कंपनी को बंद करते हैं, जैसे हमने कहा ना शट डाउन कर दो, अब टाइम हो गया, वो क्लोज डाउन है। 21 एरर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। द पॉलिटिशियन lost face in his constituency when he broke the pre-election promise he made to his people. Super duper error. पॉलिटिशियन ने अपना फेस खो दिया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जहां से उसने इलेक्शन लड़ा, उस क्षेत्र की बात कर रहा है। जब उसने ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिस, जब उसने तोड़े थे जो प्रोमिस उसने पहले किए थे, ही हैड मेड टू हिज पीपल, क्योंकि पहले ये काम हुआ है, फिर उसने अपनी जो प्रोमिस है वो ब्रोक कर दी। पास का भी जो पास होता है वो पास परफेक्ट होता है, तो यहाँ पर हैड मेड, सी में एरर। पास का भी जो पास्ट होता है वो पास परफेक्ट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पास का भी जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास परफेक्ट। तो हैड मेड, मेक मेड मेड, सी में एरर है दोस्तों, मेड से पहले हैड लगाना होगा। नेक्स्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटर्नी द जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। अब देखिए, जूरी को बुलाया गया, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, और सबको इंडिविजुअल बुलाया गया है, तो जूरी यहाँ पर प्लूरल होगा, और प्लूरल है तो वरी रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर भी वरा रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूँ, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। एक्चुअली अब ये सेंटेंस राइट है, यहाँ पर हैज ही आएगा और यहाँ पर इट्स ही आएगा, क्योंकि जूरी के सारे लोग मिलकर एक ही बात पे एग्री हैं। कलेक्टिव नाउन अगर एक पॉइंट पे एग्री है, यूनानिमस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, यूनानिमस की तरह काम कर रहा है, तो वो सिंगुलर होता है और वो डिवाइड हो गया, तो कोई यहाँ पर वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल उनको सबको अलग अलग, तो अलग अलग की बात कर रहे हैं। जब कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाता है तो प्लूरल बन जाता है, और जब यूनानिमस की तरह काम कर रहा है, एक पॉइंट पर एग्री है, तो सिंगुलर होता है। नो एरर, क्या नो एरर। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रैंक लॉयड रेट है ना, सॉरी नेम है, हैज बीन अक्लेम्ड बाय क्लीग्स एज द, उन पर क्या किया गया, फ्रैंक लियोड राइट पर हैज बीन, WRIGST, राइट हैज बीन अक्लेम्ड, उन पर दावा किया गया कि क्लिक के द्वारा एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट, कि मॉडर्न में वो सबसे ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट थे। तो मुझे बताओ, ऑफ ऑल लगा हुआ है, ग्रेटर के प्लेस पर ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। क्यों दोस्तों, ऑल, जब भी दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। हैज बीन अक्लेम्ड बाय क्लीग्स एज द ग्रेटेस्ट, कि वो सब में ज्यादा बड़े हैं एक मॉडर्न आर्किटेक्ट। जितने भी मॉडर्न में आर्किटेक्ट हैं, आधुनिक युग में जो आर्किटेक्ट हैं, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट हैं। उम्मीद करता हूं ग्रेटर एक्चुअली कॉम्परेटिव में आता है। ग्रेटर तब हम लगाएंगे जब दो पर्सन्स की बात करें, है ना। यू आर ग्रेटर देन आई, यू आर ग्रेटर देन आई, सी इज ग्रेटर देन ही। अब ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ओल था तो सुपरलेटिव है, ग्रेटर के प्लेस पर ग्रेटेस्ट लगाना होगा। नेक्स्ट, इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच। मेरे यंगर डेज में, मतलब जब मैं यंग था, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था 4 miles एक स्ट्रेच में, मतलब एक ही बार में, बिना थके। जितना हम चल सकते हैं उसको स्ट्रेच कहा जाता है, एट ए स्ट्रेच। नो एरर दोस्तों, एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस है, डी ही लगाएंगे। एट ए स्ट्रेच का मतलब समझिए ना, एक ही बार में। जैसे कोई पर्सन भागना शुरू करता है तो एक ही बार में कह रहा है कि मैं 4 माइल दौड़ सकता था, रोड दौड़ सकता था। नो एरर, डी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। द ओनर एज वेल एज, ध्यान से सुनेंगे, एज वेल एज, टुगेदर विद,
दोस्तों कंजक्शंस हैं, टुगेदर विद, या फिर ओनली विद हो, या अलोंग विद। ये जितनी भी कंजक्शंस मैंने लिखी हैं, इन एडिशन टू, एक वर्ड है मेरे पास इन एडिशन टू। दोस्तों इनके साथ जब भी आप वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट 1 सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट 1 प्लूरल तो दोस्तों प्लूरल वर्ब ही रहेगा। और यहाँ पर द ओनर था जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज एकदम राइट है, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स। यहाँ मैक्सिमम लोग आर लगा कराने वाले हैं। इन कंजंक्शन में हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाना होता है, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। नो एरर। डी नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर, चिल्लाना है ना, किस पर? मिल्क पर चिल्ला रहे हैं। कोई पास की गलती है जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता, उस पर चिल्लाना, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब बेकार की चीज़ों पर चिल्ला रहे हैं। पास की गलती थी जो अब ठीक नहीं हो सकती, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। दूध पर चिल्ला रहे हैं, बेकार चिल्ला रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होना चाहिए, ये रहा आपके पास। कंप्लेनिंग मतलब आप शिकायत कर रहे हैं अबाउट ए लॉस, एक लॉस के बारे में जो पास में हुआ था और वो अब ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पर एक वर्ड है इनक्विजिटिव। भाई ये वर्ड बहुत बड़ा है, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु समझते हैं? जिसके अंदर चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, मतलब जो जानना चाहता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने किसी को कोई कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो जानना चाहता है, वो और जानना चाहता है उसके बारे में, तो आप उस समय इनक्विजिटिव है। एडजेक्टिव है जिज्ञासु, जानने के लिए इच्छा होना। व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, बिल्कुल नहीं। डीलिंग विद ए प्रॉब्लम ओनली ए इमरजेंसी, नहीं नहीं। तो राइट आंसर मैंने बता दिया है कि पास की चीज़ों पर चिल्लाना जिनको फिक्स नहीं कर सकते, जो गलतियां हो चुकी है उनको ठीक नहीं कर सकते, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड द मिल्क। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड सब लोग जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल है ना, सरसों का जो तेल होता है मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड को कस्ट कर दिया है, कट द मस्टर्ड। कितने लोग मुझे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? सुनिए जरा ध्यान से। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी है ना, वो पूरी हो जाना, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन। जो भी आपने एक्सपेक्ट की थी वो चीज़ें आपको मिल गई है, तो यू आर कटिंग द मस्टर्ड, सॉरी यू आर कटिंग द मस्टर्ड। ध्यान सुनिए, जो आपने एक्सपेक्ट की थी वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होगी, तो यू आर कम अप, यू आर कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, है ना। कट कर लिया आपने सरसों के तेल को, सरसों के तेल को आपने कट कर दिया, मस्टर्ड को आपने है ना कट कर लिया, मतलब यूँ समझिए सरसों को आपने, सरसों का जो खेत होता है उसको आपने कट कर लिया है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो आपको मिल गई है, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रिपेयर स्पीसीज आउट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कोई मतलब ही नहीं है। सीड्स का सब लोग जानते हैं, जो बीज होते हैं। मेक ए एब्जर्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं। वेरी इंथुजिस्टिक नहीं। वेरी इंथुजिस्टिक का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा इंथुजिस्टिक पर्सन होते हैं। नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। इडियम एंड फ्रेज है डेविल्स एडवोकेट। ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेविल मतलब राक्षस, और आप राक्षसों के क्या है? एडवोकेट है। डेविल मतलब राक्षस होता है, बुराई होती है, बुराई के आप एडवोकेट बन गए। तो समझिए, टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट। जैसे कोई पर्सन आपकी बात को सुनता है और सुनने के लिए चाहे आपकी बात सही भी हो तब भी वो आपको काउंटर करने के लिए बैठा है, तो उस समय यू आर है ना, यू आर डूइंग डेविल्स एडवोकेट। किसी का जो भी आर्ग्यूमेंट है तो उस आर्ग्यूमेंट को आप अपोजिट प्रूव करने पे, उसका काउंटर करने पर तुले हुए, उसका काउंटर आपको करना ही करना है। तो आप क्या कर रहे हो? डेविल्स एडवोकेट। भाई बुराई हो ना आपके अंदर, तो अगर किसी ने कोई सही बात भी बोली तब भी आप उसका क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, काउंटर करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। ए डेंजरस पर्सन का कोई मतलब नहीं है। वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन, नेवर। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन है, नहीं भाई। क्रिएटिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, बिल्कुल नहीं। एक बुरी सिचुएशन क्रिएट करना, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। 29 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। कह रहा है कि चिकन को काउंट मत करो जब तक जो एग्स है वो हैच ना हो जाए। एग समझते हैं ना, हैच मतलब जैसे मुर्गी अंडों को सेती है, तो जब तक अंडे ना दिए जाएं, अंडे से ना हो जाए, मतलब अंडे से बाहर जो चूजा निकलता है वो हैच होता है। क्या होता है? हैच। ये सब लोग जानते हैं हम लोग। तो राइट आंसर मुझे बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? क्विक। ये सुपर एंड डुपर है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है।
देखो राइट आंसर हो गया बी, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। मतलब ऐसे प्लान मत बनाइए जो ट्रू नहीं हो सकते। तो इसलिए कहते हैं कि चिकन को मत काउंट करो जब तक अंडे, चिकन को मत देखिए जब तक अंडे हैच ना हो जाए, अंडे ही जो है वो से ना हो जाए, अंडों से चूजा बाहर ना निकल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया यार, सुपर एंड डुपर कहूँगा इसको मैं। हाँ दोस्तों बताइए मेरी बात क्लियर हुई है नहीं क्लियर हुई है?